डी देखते हैं, डिस्कस करके बताइए नॉन टेक्निकल मेजर्स जो कि अडॉप्ट किया जाता है कंट्री के द्वारा अगर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है एंड प्राइस कंट्रोल मेजर्स है। तो नॉन टेक्निकल मेजर्स रिलेट करता है ट्रेड रिक्वायरमेंट्स, एग्जांपल के तौर पर शिपिंग रिक्वायरमेंट्स, कस्टम फॉर्मेलिटीज़, ट्रेड रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स देखें तो ये मेजर्स इंक्लूड करता है रूल्स किसके ऊपर, लोकल कंटेंट्स रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, मतलब लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट मतलब लोकली रूल्स बनाए जाते हैं इसके अंदर ट्रेड से रिलेटेड। दैट मैंडेट, ये मैंडेट करता है मतलब ज़रूरी है, स्पेसिफाइड फ्रैक्शंस ऑफ द फाइनल गुड्स शुड बी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, मतलब ये ज़रूरी हो जाता है कि जो फाइनल गुड्स है सर्टेन स्पेसिफाइड फ्रैक्शन के वो हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। रिक्वायरमेंट टू यूज़ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ द लोकली मेड कंपोनेंट, यानी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो लोकली प्रोड्यूस करें हम लोग, लोकली बनाए हम लोग। certain use of the certain minimum levels of the locally made components। रिस्ट्रिक्ट करें लेवल ऑफ द इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स, यानी इम्पोर्ट कम से कम करें हम लोग, रिस्ट्रिक्ट कर दें उसको, कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करना बंद कर दें हम लोग, रिस्ट्रिक्ट कर दें यानी कम कर दें। लिमिट कर दें परचेस को या तो यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स टू द अमाउंट रिलेटेड टू द क्वांटिटी या तो वैल्यू ऑफ द लोकल प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट्स किया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक फर्म जो है वो इंपोर्ट करती है अप टू 75% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर जितना भी उसने एक्सपोर्ट में से अर्न किया है उसका 75% ही वो इंपोर्ट कर पाएगी। प्राइस कंट्रोल मेजर्स देखते हैं तो प्राइस कंट्रोल मेजर्स इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एडिशनल टैक्सेस एंड द चार्जेस, जो कि स्टेप करता है जिसके अंदर स्टेप्स लिए जाते हैं कंट्रोल्स के या तो इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइजेस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स, यानी प्राइस कंट्रोल मेजर्स के अंदर स्टेप्स लिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए या तो इन्फ्लुएंस करने के लिए प्राइस किसके, इम्पोर्टेड गुड्स के, ताकि सपोर्ट किया जा सके डोमेस्टिक प्राइस को सर्टेन प्रोडक्ट्स के। जब इंपोर्ट प्राइस जो होते हैं इन गुड्स के वो कम होते हैं, मतलब अगर हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं तो डोमेस्टिक में ज़्यादा भाव चल रहा होता है और जो फॉरेन मार्केट से जो हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं वो कम भाव में होते हैं। दिस आर ऑल्सो नोन एज द पैरा टैरिफ, या इसको हम लोग पैरा टैरिफ भी बोलते हैं, जहाँ पर मेजर्स किया जाता है इंक्लूड किया जाता है मेजर्स अदर दैन द टैरिफ मेजर्स, जो कि इंक्रीज़ कर देता है कास्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स सिमिलर मैनर के अंदर, दैट इज़ फिक्स परसेंटेज या तो फिक्स अमाउंट के अंदर। एग्जांपल के अंदर देखा जाए तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एस्टैब्लिश किया जाता है सल्फर के लिए। साइलेंट फीचर ऑफ द एस्केलेटेड टैरिफ देखते हैं हम लोग। एस्केलेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर जो है वो रेफर करता है एक सिस्टम जहाँ पर नॉमिनल टैरिफ रेट्स इंपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर ज़्यादा होता है दैन द नॉर्मल टैरिफ रेट। नॉर्मल टैरिफ रेट से जो कि इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स के ऊपर होता है उससे, दैट इज़ जो टैरिफ होता है प्रोडक्ट के ऊपर वो इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्ट जब मूव कर जाता है वैल्यू एडिड चेन से, मतलब होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक और डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर्स तक ये जब मूव करता है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट मूव करता है वैसे वैसे एडिशनल उसके अंदर क्या लगते जाता है, अमाउंट ऐड होते जाती है। मतलब होलसेलर से जब किसके पास जाएगा, होलसेलर से जब कस्टमर्स तक पहुंचेगा वहाँ तक कुछ कुछ अमाउंट बीच बीच में एडेड होती जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड चेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4% टैरिफ लगता है आयरन ओर के ऊपर और आयरन इग्नोट्स के ऊपर, आयरन ओर या तो आयरन इग्नोट्स बोलते हैं उसको। वही 12% टैरिफ लग जाता है स्टील पाइप्स के ऊपर, मतलब आयरन ओर से जो स्टील पाइप बनती है उसके ऊपर कितना लग जाता है, 12% लग जाता है। 4% से 12% हो जाता है, मतलब फिनिश गुड्स के ऊपर ज़्यादा लगता है और रॉ मटेरियल पर कम लगता है। दिस टाइप ऑफ द टैरिफ इज डिस्क्रिमिनेटरी, यानी ये डिस्क्रिमिनेट करता है किसको, प्रोटेक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की। डम्पेन्स द अटेम्प्ट्स ऑफ द डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री डंप करती है उससे भी उनको वो ऐसे अटेम्प्ट्स को भी रोकता है, मतलब ऐसे डंप करने को भी रोकता है, डंपिंग कंट्रीज़ को भी रोकता है, वहाँ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो भी डंप करती है प्रोडक्ट उनको भी रोकता है। दिस हैज़ द स्पेशल रिलेवेंस ऑन द ट्रेड बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्री। ये बहुत ही स्पेशल रिलेवेंस रखता है, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच के ट्रेड को। ट्रेड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो फोर्स्ड किया जाता है कि कंटिन्यू करे सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल विदाउट मच वैल्यू एडिशंस
डेवलपिंग कंट्रीज है वो उनको फोर्स किया जाता है कि वो कंटिन्यू रखे सप्लाईज ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब वो लोग रॉ मटेरियल खरीद ले यानी खरीदते रहे विदाउट मच वैल्यू एडेड, ज़्यादा वैल्यू ऐड करे बिना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट करके बताइए फीचर्स ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई के फीचर्स बताइए। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर की जाएगी। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जनरली इन्वेस्टेड फॉर द शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए और शॉर्ट पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये की जाती है। इसको इजीली विड्रॉल किया जा सकता है। ये एक कंपनी नहीं करती टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, मतलब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं होता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाती इसके अंदर, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर्स एंड द वेजेस के ऊपर। ये अबाइड नहीं करती इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स के ऊपर, मतलब यहाँ पर कोई भी कंट्रोल या मैनेजमेंट नहीं एस्टेब्लिश किया जाता है, यहाँ पर वो अबाइड नहीं किया जा सकता है, इंटरेस्ट नहीं होता है इसका। सिक्योरिटीज़ जो है वो हेल्ड की जाती है प्योरली फॉर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ही सिक्योरिटी हेल्ड की जाती है, कोई सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ द इन्फ्लुएंस नहीं होता मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज के ऊपर, स्पेक्यूलेटिव इन नेचर होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ए का सेकंड देखते हैं, ब्रीफ नोट बताइए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ के ऊपर। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ वो टैरिफ है जो एम करता है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफसेट करने का आर्टिफिशियली लो प्राइस चार्ज किया जाता है जो एक्सपोर्टर के द्वारा, जिसको सब्सिडी मिली गई है एंड टैक्स कंसेशंस मिले गए हैं उसकी गवर्नमेंट के द्वारा उसके होम कंट्री के अंदर। अगर फॉरेन कंट्री डस नॉट हैव, अगर फॉरेन कंट्रीज़ के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है पर्टिकुलर गुड्स के अंदर, एंड जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी अलाउड कर रही है फॉरेनर फर्म को टू एक्सपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब फॉरेन की कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी अलाउ कर रही है। तो उस वजह से जो सब्सिडी है वो क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है किसको, फ्री ट्रेड को, अलोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज को। इस केस के अंदर सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज चार्ज की जाती है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के द्वारा टू नेविगेट द एडवांटेज दैट द एक्सपोर्टर गेट, मतलब निगेट मतलब ले लेना, छीन लेना उसके पास से जो एडवांटेज सब्सिडरी उसको मिल रही है, उसको छीनने के लिए यहाँ पर इंपोर्टिंग कंट्रीज सीवीडी को क्या करती है, चार्ज करती है, जिससे इंश्योर किया जाता है कि फेयर एंड मार्केटेड ओरिएंटेड प्राइसिंग हो इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इससे प्रोटेक्शंस मिलेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड फर्म को इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्सप्लेन करके बताइए ग्लोबल पब्लिक गुड्स विद द एग्जांपल। ग्लोबल पब्लिक गुड्स किसे बोलते हैं, तो ग्लोबल पब्लिक गुड्स वो पब्लिक गुड्स हैं जहाँ पर बेनिफिट कॉस्ट जो होता है वो पोटेंशियली एक्सटेंड किया जाता है हर एक लोगों को जो कि वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। दिस गुड्स हैव वाइडर स्प्रेड, इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, इम्पैक्ट है different countries, regions, population groups and generations throughout the entire globe, पूरे ग्लोब के अंदर। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या होते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो फाइनल पब्लिक गुड्स जिसका आउटकम है कि ओजोन लेयर को बचा के रखना, प्रिवेंशन करना, मतलब ओजोन लेयर के अंदर छेद ना हो पाए, वैसे फाइनल पब्लिक गुड्स जिसका पर्पस क्या है कि ओजोन लेयर को प्रिवेंशन करना। ये क्या होता है, ग्लोबल पब्लिक गुड्स होता है प्रिवेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज को बचा के रखना, मतलब क्लाइमेट चेंज का होने ना देना, उसको भी बोलते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स। चेंजेस इन द बायोडाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस होना, उसको भी क्या बोलते हैं, एंड द बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड द बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटीज़ को भी क्या बोलते हैं, ग्लोबल पब्लिक गुड्स बोलते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी मतलब नेचर को संभाल के रखना। इंटरमीडिएट पब्लिक गुड्स जहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाता है प्रोविजंस ऑफ द फाइनल पब्लिक गुड्स, इसको भी हम लोग ग्लोबल पब्लिक गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस फॉर द कम्युनिकेबल डिसीजेस, कौन से हैं ये, HIV है, एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है एंड एवियन इन्फ्लुएंजा है।
इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ग्लोबल नॉलेज फॉर द डेवलपमेंट, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सबको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स है। वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाइड किए 5 एरियाज जहाँ पर ग्लोबल पब्लिक गुड्स पाए जाते हैं। कौन से हैं वो? एनवायरमेंटल कॉमन्स, कम्युनिकेबल डिसीजेज, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चरल एंड ग्लोबल नॉलेज फॉर द डेवलपमेंट। ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? कैसे हम लोग पहचान पाते हैं कि ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स है? तो यहाँ पर कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोई मार्केट नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं होती, जिससे इंश्योर किया जाता है कि ये एफिशिएंट आउटकम्स जनरेट करते हैं। टू एंश्योर्स एन एफिशिएंट आउटकम, मतलब एफिशिएंट आउटकम जनरेट करते हैं ये लोग। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं होता। ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स। एग्रीगेटेड डिमांड फंक्शंस क्या होता है? व्हाट इज़ द एग्रीगेटेड डिमांड फंक्शन? एग्रीगेटेड डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो एग्रीगेटेड डिमांड एडी क्या है? तो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं टोटल प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपली दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर है। एक्स एंटी एग्रीगेटेड डिमांड जिसको एडी बोलते हैं फॉर द फाइनल गुड्स, या तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट्स। कौन से दो हैं? एक्स एंटी aggregated demand for the consumer goods C and X ante aggregated demand for the investment goods I। thus AD is equals to C plus by I होता है। यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी। सिंपल इकोनॉमी में बोला जाए तो वेरिएबल जो होता है वो आई होता है। इसको अज्यूम किया जाता है कि जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक्सोजेनरसली एंड कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, मतलब ये शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। देयरफॉर द शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेटेड डिमांड फंक्शन क्या और निकल के आता है? एडी इक्वल्स टू सी प्लस बाय आई बार। जहाँ पर आई बार क्या है? तो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। फॉर फ्रॉम द इक्वेशंस टू हमको पता चलता है कि शॉर्ट रन के अंदर एडी जो है वो डिपेंड करता है एग्रीगेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर। बाउंड टैरिफ बताइए क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द बाउंड टैरिफ? एक्सप्लेन कीजिए, बाउंड टैरिफ क्या है, एक्सप्लेन करके बताइए। तो बाउंड टैरिफ रेट है वो स्पेसिफाइड किया जाता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर, एंड वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम लेवल ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी पूरी मैक्सिमम लेवल ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्ट ड्यूटी हो नहीं सकती, जो कि डिवाइड की जाएगी एक प्रोडक्ट के ऊपर जो कि इम्पोर्ट किया गया है बाय द मेंबर। अंडर दिस, इसके अंदर WTO मेंबर जो हैं वो आपस में बन जाते हैं एक लीगल कमिटमेंट करके कि इससे ज़्यादा टैरिफ सर्टेन लेवल से ज़्यादा टैरिफ हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। बाय बाइंडिंग द टैरिफ रेट, बन जाना टैरिफ रेट के अंदर। और जब नेगोशिएशन होता है तो जो मेंबर्स होते हैं वो एग्री करते हैं कि उनकी जो राइट्स वो सेट की जाएगी, इस लेवल से बियॉन्ड टैरिफ नहीं लेंगे वो लोग। ए मेंबर इज़ ऑलवेज फ्री, मेंबर फ्री होता है कि वो इम्पोज कर सकता है टैरिफ उससे कम, मतलब जितना बाउंड टैरिफ किया गया है सर्टेन लेवल जितना बताया गया है उससे कम वो टैरिफ ले सकता है। वंस एक बार बाउंड टैरिफ हो जाता है तो जो टैरिफ रेट है वो परमानेंट हो जाते हैं, एंड जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं उसके लेवल्स आफ्टर नेगोशिएशन विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। मतलब चाहे तो वो लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं ये सर्टेन लिमिट्स को भी नेगोशिएट करके उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर, लेकिन कंपेंसेट किया जाता है पॉसिबल लॉसेस फॉर द ट्रेड, मतलब उस वजह से जो थर्ड पार्टनर्स होता है उसको जो लॉस हो रहा है उसको कंपेंसेट करके देना पड़ेगा उन लोगों को। ये बाउंड टैरिफ इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। सैनिटरी एंड फिजिकल सैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं? तो SPS मेजर्स जो है वो अप्लाइज करता है प्रोटेक्शन देने के लिए ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट लाइफ्स को। किससे? एडिक्टिव से, पेट से, कंटेनमेंट से, टॉक्सिन से, डिसीज़ कॉस्ट ऑर्गेनिज्म से, एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। ये इंक्लूड करता है बैन या तो प्रोहिबिशन इंपोर्ट करने के ऊपर सर्टेन गुड्स का, जहाँ पर सारे मेजर्स गवर्न करते हैं क्वालिटी एंड हाइजीनिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्वालिटी और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड कंप्लायंस असेसमेंट, ये सबको ध्यान में रखते हुए बैन और प्रोहिबिशंस लगाया जाता है। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो प्रोहिबिशन लगाया गया है पोल्ट्री के ऊपर इंपोर्ट करने पर,
अगर एक कंट्री से पोल्ट्री इंपोर्ट की जाती है, मतलब हैंड्स सब इंपोर्ट की जाती है, अगर वहाँ पर एवियंस फ्लू फैला हुआ है, मतलब बीमारी फैली हुई है पोल्ट्री के अंदर, तो उस कंट्री से हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा प्रोहिबिशन लगाया जाता है। मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स टू रिड्यूस द पैथोजीन्स, मतलब मीट और पोल्ट्री को भी एक ऐसे स्टैंडर्ड्स से पास होना पड़ेगा ताकि वो लोग इंपोर्ट कर पाएँ, उसके बगैर वो लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। रेसिड्यू लिमिट्स फॉर द पेस्टिसाइड्स इन द फूड्स, मतलब पेस्टिसाइड्स के अंदर भी लिमिट लगा दी गई कि इससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होगा फिर में तो हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग बैन कर देंगे इसको। एक्सप्लेन करके बताइए ब्रीफली दो की कंपोनेंट्स न्यू ट्रेड थियरी के, जो एडवांटेज होगा किसको, इंपोर्टिंग गुड्स के ऊपर होम कंट्री के लिए। न्यू ट्रेड थियरी, अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेड थियरी के अंदर दो की कंपोनेंट्स होते हैं जो एडवांटेज देते हैं कंट्रीज़ को जो इंपोर्ट कर रही है, ताकि वो लोग compete कर पाएंगे उनके प्रोडक्ट को होम कंट्री के अंदर। कौन से दो एडवांटेज होते हैं, तो इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल्स, फर्म जो है जो प्रोड्यूस कर रही है ज़्यादा प्रोडक्ट, फर्म अगर प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा प्रोडक्ट तो कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो कम आएगी, इस वजह से जो फर्म है वो सर्व कर पाएगी डोमेस्टिक एज वेल एज़ फॉरेन मार्केट, मतलब डोमेस्टिक को तो वो डिमांड सर्व कर ही पाएगी, डोमेस्टिक डिमांड्स को तो वो सर्व कर ही पाएगी, मतलब दे पाएगी, डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल कर पाएगी, सप्लाई कर पाएगी, पर उसके साथ साथ वो फॉरेन मार्केट को भी फुलफिल कर पाएगी। इट कैन रीप द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी अचीव हो जाएगा, रीप हो जाएगा, कंसिक्वेंटली प्रॉफिट भी ज़्यादा आएंगे। नेटवर्क इफेक्ट्स, ये रेफर करता है वे एक पर्सन जो वैल्यू करेगा गुड सर्विसेज का, जो अफेक्ट किया जाता है बाय द वैल्यू ऑफ द गुड सर्विसेज टू द अदर्स। एक पर्सन की वैल्यू ऑफ द गुड सर्विसेज से दूसरे पर्सन की वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज से क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये वो बताता है। जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट या तो सर्विसेज की, वो एनहेंस की जाती है, नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल यूजिंग इट इंक्रीजेज, मतलब जितना नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल उसको यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे इतना ज़्यादा उसका नेटवर्क फैलेगा, इतना ज़्यादा उसका वैल्यूएशन होगा। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बैंड वेगन इफ़ेक्ट, इसको बैंड वेगन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। कंज्यूमर्स लाइक करते हैं ज़्यादा चॉइसेस, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो हाई यूटिलिटी की हो, नेटवर्क इफेक्टिव इंक्रीज यूटिलिटी हो, जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ओवर द अदर्स। गुड एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मोबाइल ऐप के अंदर जो व्हाट्सअप है एंड जो सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, ये पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, नेटवर्क इफेक्टिव है। न्यू ट्रेड थियरी और के अंदर देखते हैं एम्बार्गोस किसे बोलते हैं, तो एम्बार्गोस तो टोटल बैन है किसके ऊपर, इम्पोस्ट किया जाता है, टोटल बैन। एम्बार्गो क्या है, टोटल बैन जो कि इम्पोस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इम्पोर्टेड या तो एक्सपोर्ट ऑफ सम और ऑल कमोडिटीज़ ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, थोड़ी या तो पूरी कमोडिटीज़ एक पर्टिकुलर कंट्री की या तो रीजन की जो कि स्पेसिफाइड किया गया है, या तो इन डिफाइनेट पीरियड के लिए, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक कंट्री से किया जाता है, उसके ऊपर पूरा कंप्लीट बैन लगा देना गवर्नमेंट के द्वारा, या तो कंट्री या तो रीजन या तो कोई स्पेसिफाइड पीरियड या तो इनडिफाइनेट टाइम पीरियड के लिए ये सब किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है, टोटल बैन गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, किसी एक कमोडिटी या तो सारी कमोडिटी के ऊपर। दिस में बी डन, ये किया जाता है कैसे, क्यों किया जाता है, ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया जा सकता है, अदर रीजंस की वजह से किया जा सकता है। अदर रीजंस में क्या आएगा, हेल्थ का रीजंस हो सकता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ट्रेड बैरियर, ये सबसे ख़तरनाक और ये सबसे ख़तरनाक फॉर्म है ट्रेड बैरियर्स का। फॉर्म बी देखते हैं व्हाट आर द टू फॉर्म्स थ्रू विच द फॉरेन कैपिटल मे फ्लो इनटू द इकोनॉमी, कौन से दो फॉर्म है जिससे फॉरेन कैपिटल इकोनॉमी के अंदर आती है एज एन इन्वेस्टमेंट। तो पहला फॉर्म है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये बाउंड करता है स्टॉक एंड द सिक्योरिटीज़ को। ये किसके अंदर होता है, बॉन्ड्स के अंदर होता है, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर होता है। FPI किसके अंदर किया जाता है, बॉन्ड्स स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर किया जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI जो है वो किसके अंदर होता है, तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड सिमिलर अदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर किया जाता है, एंटरप्राइजेस के अंदर किया जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफाइन किया गया है कि वो एक प्रोसेस है जहाँ पर रेसिडेंट एक कंट्री का, जिसको हम लोग होम कंट्री बोलते हैं, वो एक्वायर करता है ओनरशिप असेट की दूसरे कंट्री के अंदर, जिस दूसरे कंट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट कंट्री बोलेंगे।
एंड सच मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, ये जो मूवमेंट होता है कैपिटल का, ये इन्वॉल्व करता है क्या, ओनरशिप कंट्रोल एज वेल एज द मैनेजमेंट। यहाँ पर किस किस को कंट्रोल में किया जा सकता है, ओनरशिप मैनेजमेंट, ओनरशिप किस किस को, ओनरशिप कंट्रोल एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री के अंदर ये तीन चीज़ें मैनेज की जाती है, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है मूवमेंट्स ऑफ द कैपिटल के अंदर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो है फाइनेंशियल कैपिटल का, जहाँ पर स्टेक जो है फर्म्स के अंदर वो 10% से कम होता है। इसका मतलब ये इन्वॉल्व नहीं करता मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, या तो प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज, या तो ओनरशिप मैनेजमेंट, या तो कंट्रोल ऑफ द एसेट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। यानी यहाँ पर कोई भी ओनरशिप मैनेजमेंट या कंट्रोल नहीं होता होस्ट कंट्री के ऊपर अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट दो डिफरेंट पीरियड्स का पर्टिकुलर ईयर का दिया गया है हमको। इन द मंथ ऑफ द जनवरी $1 65 रुपीज़ का है, $1 इज इक्वल्स टू 65 रुपीज़, एंड इन द मंथ ऑफ द अप्रैल $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ है। आंसर करके बताइए क्या ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है डेप्रीशिएशन ऑफ द रुपी, रुपी गिर रहा है, एंड एप्रीशिएशन ऑफ द डॉलर, डॉलर एप्रीशिएट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। हु विल बी बेनिफिटेड, कौन बेनिफिट होगा, आइदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो फॉरेनर्स। एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो चीपर हो जाएंगे मतलब सस्ते हो जाएंगे, एंड मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे मतलब बहुत ही आकर्षित हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए। और जो इम्पोर्ट्स हैं वो डिस्करेज्ड हो जाएंगे मतलब इंडिया के लोग इम्पोर्ट्स करना बंद कर देंगे, एज इट बिकम कॉस्टलियर टू इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हु विल बी बेनिफिटेड, आइदर रेसिडेंट, ये तो हो गया हु विल बी बेनिफिटेड। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन कीजिए इम्पैक्ट ऑफ द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द करेंसी ऑन द इन्फ्लेशंस। क्या इम्पैक्ट आएगी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पे अगर एप्रीशिएशन हो जा, अगर हम लोग एप्रीशिएशन के बेसिस पे देखें जो करेंसी इन्फ्लेशंस हो रही है उसके अंदर, मतलब डॉलर की बात की जा रही है। इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, एप्रीशिएशन से रिड्यूस्ड हो जाएगा लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो सस्ते हो रहे हैं। लोअर प्राइस ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स, कंपोनेंट्स एंड द रॉ मटेरियल से डिक्रीज़ हो जाता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो रिफ्लेक्ट करता है प्राइसेस पे डिक्रीज़ होने पर, मतलब प्राइसेस पे डिक्रीज़ हो जाएंगे। एडिशनली अगर हम लोग देखा जाए तो डिक्रीज़ इन द एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी, जिससे लो हो जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल आर लाइकली टू इम्प्रूव, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ द चीपर कंज्यूमर गुड्स, यानी जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। भी देखेंगे टैरिफ आर बेसिकली द टैक्सेस या तो ड्यूटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो लगाई जाती है, जो कि इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट किए गए हैं। हमको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताइए प्रेफरेंशियल अप्लाइड एंड एस्केलेटेड टैरिफ। टैरिफ जो है वो बेसिकली क्या होता है, टैक्स या तो ड्यूटीज़ होते हैं जो कि इम्पोज किए जाते हैं गुड्स सर्विसेज के ऊपर जो कि इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये डिफ़ाइन करता है फाइनेंशियल चार्जेस, ये क्या बताता है हमको, फाइनेंशियल चार्जेस किसके फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, जो कि इम्पोज किया जाता है एट अ ब्रॉडर ऑन गुड्स गोइंग फ्रॉम वन कस्टम टेरिटरी टू द अनदर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब गुड्स जाते हैं तो ये कस्टम के तौर पे टैरिफ लिया जाता है। डिफरेंट टैरिफ्स आर जनरली इम्प्लाइड टू द डिफरेंट कमोडिटीज़, अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए अलग अलग टैरिफ लगते हैं। प्रेफरेंशियल टैरिफ ये सारे कंट्रीज़ के अंदर ए पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, नियरली सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, अंडर विच जिसके अंदर प्रॉमिस किया जाता है कि जो अनदर कंट्री है वो देगी प्रोडक्ट लोअर टैरिफ के ऊपर, मतलब कम टैरिफ लगाएगी, देन देयर MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट से, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट्स के अंदर
जो भी टैरिफ उन लोगों ने एग्री किया गया है उस टैरिफ से कम टैरिफ लगाएगी। दिस एग्रीमेंट आर रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है। अप्लाइड टैरिफ क्या है? एक ड्यूटी है जो एक्चुअली चार्ज किया जाता है इम्पोर्ट्स ऑन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर ये लगाया जाता है। WTO के मेंबर्स जो हैं वो अप्लाइड टैरिफ लगाते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर जो डिफर करता है बाउंड टैरिफ से। मतलब अप्लाइड टैरिफ अलग है बाउंड टैरिफ से, जो कि प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज अप्लाइड लेवल इज़ नॉट हायर देन द बाउंड टैरिफ। यानी जो बाउंड टैरिफ है उससे जो कम टैरिफ लगाया जाता है, मतलब जो जितना टैरिफ लिया जाता है उसको बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ, और उसके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। ये हायर नहीं होता बाउंड टैरिफ से, बाउंड टैरिफ से ज़्यादा नहीं होता। ये एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है? एस्केलेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर रेफर करता है एक सिस्टम जहाँ पर नॉमिनल टैरिफ रेट इंपोर्ट्स के ऊपर जो कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के हैं, जो इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा होता है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड द रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स पे जो टैरिफ लगता है वो कम होता है, और जो नॉमिनल टैरिफ रेट इंपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स पे लगता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है किससे? नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड द रॉ मटेरियल। इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल पे जो टैरिफ लगता है वो कम होता है, और जो इंपोर्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स पे जो लगता है वो ज़्यादा होता है। डेट इज़ यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो टैरिफ है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो मूव करता है थ्रू द वैल्यू एडेड चेंज। जैसे जैसे प्रोडक्ट मूव करता है वैल्यू एडेड चेंज के अंदर तो टैरिफ बढ़ता जाता है। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचा तो यहाँ पर भी टैरिफ बढ़ जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल में कम लगेगा टैरिफ, और फाइनल गुड्स के अंदर ज़्यादा लगेगा टैरिफ। अगर हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो दोनों के अंदर जो भी टैरिफ लगता है वो कम ज़्यादा होता जाता है। इंटरमीडिएट में कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है। और चेंज के हिसाब से देखा जाए तो अगर होल सेलर से लेके उसके तक पहुँचता है तो जितना भी अंदर वैल्यू एडेड होता है तो उस वैल्यू एडेड के अंदर भी जितना वैल्यू एड होता है इतना टैरिफ लगते जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डिस्कस करके बताइए। एग्जांपल, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वर्टिकल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हॉरिजॉन्टल टू वे और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कि ये होता है जब इन्वेस्टर एस्टैब्लिश कर देता है सेम टाइप ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन इन द फॉरेन कंट्री। मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन वो उसके होम कंट्री में कर रहा है वही ऑपरेशन वो फॉरेन कंट्री में भी कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो वो होम कंट्री में कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर है यूनाइटेड स्टेट का, अगर वो इंडिया आता है और वो सेम सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सेल फोन सर्विस ही प्रोवाइड करता है वो, तो ये क्या हो गया उसके लिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। वर्टिकल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे? तो वर्टिकल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक किया जाता है जब इन्वेस्टर जो है वो एस्टैब्लिश करता है या तो एक्वायर्ड करता है एक बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो कि अलग है किससे? जो वो इन्वेस्टर से उसका मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है उससे, यानी इन्वेस्टर का मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ कुछ और है और वो जब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाता है तो वो एक्वायर करता है कोई और बिजनेस एक्टिविटीज़ को, तो या तो एस्टेब्लिश करता है कोई और बिजनेस एक्टिविटीज़ को सप्लीमेंट्स टू इट्स मेजर एक्टिविटीज़, जो कि क्या होता है उसकी सप्लीमेंट होती है मेजर एक्टिविटीज़ के लिए। येट इन सम वे, ये सम वे के अंदर उसकी सप्लीमेंट एक्टिविटीज़ होती है। मतलब सप्लीमेंट मतलब उससे जुड़ी हुई कोई एक्टिविटीज़ होती है, उसके मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ से कोई जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती है। इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो एक्वायर्ड करती है इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी। ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या करती है? एक्वायर्ड करती है इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनीज दैट सप्लाइज द पार्ट्स ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज। मतलब होम कंट्री के अंदर वो तो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन जब वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाता है तो वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या करता है? तो रॉ मटेरियल सप्लाइड करता है, सप्लाइज द पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाइड करता है ऑटोमोबाइल्स के। तो वो क्या हो गया? ये वर्टिकल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें तो टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब यहाँ पर
दो कंट्रीज़ के बीच में रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किया जाता है जब थोड़ी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा एडवांटेज में हो एक नेशन के अंदर। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट, वाइल दी अदर इंडस्ट्रीज़, जो अदर इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा एफिशिएंट है अदर नेशंस के अंदर। यहाँ पर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ जापान की, तो ये लोग क्या करते हैं, जापान क्या करेगा, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर खोलेगा, यूएसए में खोलेगा, और यूएसए क्या करेगा, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर खोलेगा, जापान में खोलेगा। तो ये क्या हो गया, टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब एक देता है तो दूसरा भी देता है उसको। मतलब एक इन्वेस्टमेंट होता है तो दूसरा भी इन्वेस्टमेंट करता है, दोनों कंट्री एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करती है। इसके बाद देखते हैं सेकंड, मेंशन करके बताइए नेम, ये तो हो गया, एक्सटर्नलिटीज़ नहीं आएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड देखते हैं, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है WTO के, तो राइट फ्रॉम द इंसेप्शंस WTO ने ड्राइव किया गया है नंबर्स ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब उसने बनाए गए बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो क्या है फाउंडेशन है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के, या मतलब वो बुनियाद है किसके, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स के। फॉलोइंग आर द मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल, ये नीचे दिए गए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि WTO ने बनाए। फर्स्ट दिया गया है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बिना का व्यापार करना, यानी भेदभाव बिना का ट्रेड करना। कंट्रीज़ के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल NTP, यानी प्रिंसिपल बनाया गया है कि एक कंट्री के पास से आप इतना टैरिफ चार्ज करोगे तो दूसरे के पास से इतना ही टैरिफ चार्ज करोगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन के पास से इतना चार्ज करोगे, वैसा सब बनाया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फ्री ट्रेड होनी चाहिए, मतलब कोई भी टैरिफ मैरिफ लगाना नहीं है, आपस में ट्रेड के अंदर कोई भी टैरिफ मैरिफ लगाना नहीं है, उसको बोलेंगे फ्री ट्रेड। कोई भी खोटा मोटा भी लगाना नहीं है, इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट चीज़ें लगानी नहीं है जिससे प्राइसेस इन्फ्लुएंस हो जाए। प्रेडिक्टेबिलिटी, principle of general prohibitions of the quantitative restrictions, greater competitiveness, tariff as a legitimate measures for protecting the domestic industries, tariff लगाया जाता है ताकि domestic industries को protect किया जाए। transparency in the decision making, progressive liberalization, market access, special privilege to the less developed countries, और लेस डेवलप कंट्रीज़ को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है ताकि वो लोग पूरा बेनिफिट उठा पाएँ ट्रेड का। प्रोटेक्शंस ऑफ द हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, गाइडेंस बनाए जाते हैं। और ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव एंड अ वेरीफाइबल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको ट्रांसपेरेंटली, एफिशिएंटली एंड वेरीफाइबली डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म सिस्टम तैयार किया जाता है सेटलमेंट का।